बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आईपीएल की डेली डोज के साथ अपन हाजिर हैं एक और नए एपिसोड में। मेरे साथ हैं अरुण और निशांत। कल का मैच देखा आप लोगों ने? मतलब एक तरफा कहा जाए इसको, दिल्ली कैपिटल्स। मुझे लगा गया कि जो मेरे मन की जो बात थी, मुराद वो स्क्रिप्ट थी थी, वो पूरी हो गई। मतलब जिस तरह से होना चाहिए था वही हुआ वहाँ पे। मतलब मेरे को बुरा लगा जब करुण नायर आउट हुए थे, फिर मेरे को एकदम से अच्छा लगा कि केएल राहुल आ रहे हैं। केएल राहुल ने 50 बनाई, मैच भी खत्म करा और बस छक्का लगाया और उन्होंने कहा कि बस आज मैं ये चैप्टर बंद कर रहा हूँ, इसको नहीं खोलूंगा, बस हो गया मेरा काम। टोटल डोमिनेंस पूरी डोमिनेंस है। मतलब बहुत चीजें डिस्कस करने लायक हैं, लेकिन पूरा जिस्ट तो यही है कि ये मैच बस ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ। हर डिपार्टमेंट में आउट परफॉर्म किया है लखनऊ को। दो ही टीम बॉलर्स भी इनके अच्छे थे। मुकेश कुमार ने 4 विकेट लिया। बॉलिंग डिपार्टमेंट मस्त था। 160 जैसा कोई चीज बहुत ज़्यादा टारगेट होता नहीं है, और फिर 2 विकेट सिर्फ। पॉइंट ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्टार्टिंग से देखो आप, कोई बात नहीं, आपके टॉप ऑर्डर उनका अच्छा चल रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मार्श और माकरम रन मार रहे हैं थोड़े थोड़े, एक ओवर दूंगा मैं तुम्हें सेटल नहीं होने दूंगा। एक साइड से मैं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक साइड से 2-3 ओवर कराए गए, 3 फास्ट बॉलर चेंज करे गए। उसके बाद जैसे ही फील्ड खुली वहां पे भी विकेट आया। उन्हें मतलब उन्होंने पैनिक नहीं करा कि यार, उन्हें पता था कि पावर प्ले में मेरे को रन पड़ सकते हैं, पड़ेंगे, पर वो जो मिडिल ओवर जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो उन्होंने बिल्कुल करा। और आप रिजल्ट देख लो ना, आप बिल्कुल मैचअप के साथ भी ऐसे खेला जाता है, मैचअप के अकॉर्डिंग। ये भी बताया कि मिचेल स्टार्क को आप पूरन के अगेंस्ट जो आपने यूज़ करा, पिछले में भी गया। और थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है ना जब एक बार आपको बंदा आउट कर दे। और किस बॉल पे आउट हुए वो, ऐसा कोई था नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मेनेसिंग कोई बॉल हो। पिछला वाला फिर भी कह सकते हैं पिछले मैच में जो हुआ था, पर ये वाला तो इतना ज़्यादा लग नहीं रहा था। वो भी आउट हो गए। उसके बाद फिर पंत को अपने आप को नीचे 7 डाउन अपने आप को उतारना कितना सही लगा। मतलब ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं बैफल किया होगा, आपको भी लगा होगा कि यार ये आ क्यों नहीं रहे हैं। बट एक चीज़ जो आपने शायद नोटिस नहीं करी, उस पर भी आऊँगा, कि उनके हाथ में ना कुछ टेपिंग हो रखी थी, कुछ लगा हुआ है। और वो जब बैटिंग भी करने आए, नॉर्मली मसल करने के चक्कर में लगते हैं। हाँ, स्क्वायर खेलते हैं पर मारने के चक्कर में रहते हैं। अभी भी जो करा, उन्होंने कहा कि यार मैं चीकी खेल लूँ, एक चौका निकल जाए 2 बॉल में, ये सब मैं करूँ। तो मेरे को लगता है कि वो शायद अपने 100% पे नहीं थे। इंजरी, हाँ, मतलब माइनर इंजरी हो सकती है वो, और फॉर्म भी थोड़ा प्ले करता है। उन्होंने कहा कि यार ये हाथ में मेरे कॉन्फिडेंस उनमें अभी आ भी नहीं रहा है। बहुत दिन से रन होने लगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। 7 बैटर हैं और वो 7वें नंबर पे उनके रन है। तो ये अब्दुल समद से भी आपके कम हैं, और मिलर तो फिर भी नीचे आ रहे हैं, उनसे भी कम है। तो वो प्ले करता है। और पहली बार कोई कप्तान है जिसने एक सीजन में 2 बार डक पे आउट हुए हैं। ऋषभ पंत, मतलब बहुत खराब सीजन ये जा रहा है ऋषभ पंत। और उनके बॉडी लैंग्वेज से वो झलक रहा है। चलो बल्लेबाजी का फॉर्म तो एक अलग बात है, बट जब कप्तानी करते हो आप उनको देखते हो। ऋषभ पंत मतलब बहुत कूल टाइप के बंदे आपको विकेट के पीछे नजर आते हैं, हंसते खेलते आपको दिखेंगे। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ऋषभ पंत झल्लाते हुए भी दिख रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा उनका फॉर्म खराब चल रहा है। डीआरएस भी वो जो ले ले रहे वो गलत हो जा रही है। बिल्कुल, कैप्टनसी डीआरएस इवन आपने कल नोटिस किया होगा, बॉलर कन्विंस्ड नहीं था, बट वो कह रहे थे ले इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ। और पहली नजर में लग रहा था कि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा ना होता है कि यार शायद अगर निकल जाए तो ना मेरे से विकेट निकल जाएगा। ये थोड़ा डीआरएस का वो कभी कभी हर कैप्टन में हो जाता है। पर आप सही कह रहे हैं कि जो झल्ला रहे हैं ना थोड़ा बीच में, एलएसजी का अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ा वो वैसा आ रहा है। प्लस उनका जो पर्सनल जो फॉर्म है ना, मेरे ख्याल से वो थोड़ा वेन करता है। वो कैप्टन पे थोड़ा परफॉर्मेंस पे दबाव भी डालता है। अक्षर पटेल को ही आप देख लो, अब 2-3 मैचों से फॉर्म में आ गए हैं, बैटिंग से भी, थोड़ी बॉलिंग से भी, लेकिन उन पे भी प्रेशर था। तो और ऊपर से ना अपनी पुरानी, आप ये देखो कि आप केएल राहुल की हम बात कर रहे हैं, इमोशनल था, पंत के लिए भी इमोशनल था। बिल्कुल, ठीक है। वो कब से उनके साथ खेल रहे हैं, और उन्हीं के सारे दोस्त अभिषेक पोरेल उनके अंडर आए। बिल्कुल, ठीक है। करुण नायर पहले थे, खैर बाद में वापसी करी है करुण नायर ने। अक्षर पटेल तो बड़ी हैं, और सारे के सारे वही बंदे परफॉर्म कर रहे हैं ना। थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा मेंटल थोड़ा प्रेशर आ गया होगा शायद पीछे। लेकिन ये तो सिंपल इसका पूरा वो क्या कहते हैं ना, सार्थ है कि भैया
ये मैच में आप आउट क्लास हुए। या बट क्रेडिट देना पड़ेगा दिल्ली के सारे प्लेयर्स को, अक्षर पटेल खास करके 50 मारा, बहुत दिन से रन नहीं अक्षर पटेल अक्षर पटेल 50, अभिषेक पोरेल अभिषेक पोरेल ने 50 मारी। अक्षर पटेल ने हिट्स बहुत अच्छे मारे। सॉरी 4 छक्के उन्होंने लगाए 34। अक्षर पटेल का 50 नहीं हुआ था, राहुल का 50 हुआ था, बट अक्षर पटेल अच्छे फॉर्म में थे कल बैटिंग और में। मतलब वो देख के अच्छा लगा उनका कॉन्फिडेंस कि ऊपर अपने आप को लेकर के आए, चौथे नंबर पर लेकर के और 4 छक्के मारे उन्होंने वहाँ। लेकिन केएल राहुल डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 113 इनिंग्स में 5000 रन, फास्टेस्ट टू 5000 भी हो गए। मतलब कितनी चीजें हो गई कल केएल राहुल के लिए, और उन्हें फिर राहुल के लिए सीजन बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, और वो मतलब ये ठीक है कि उन पे ये होता है कि पैसा थोड़ा शायद कम मिल जाए, लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो मैं अच्छा कर लूंगा और मैं खुश रहूंगा। पैसा थोड़ा कम हो, बस ये टेंशन कम रहनी चाहिए थोड़ी। वो बेसिकली आप जो बोल रहे हो उससे ही रिलेटेड एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो राहुल का जो संजीव गोयनका के साथ हैंडशेक है। हनुमा विहारी ने उस पर ट्वीट किया कि कोल्ड हैंडशेक। वीडियो नहीं शेयर किया लेकिन सिर्फ ट्वीट किया कोल्ड हैंडशेक। बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हो सकता है, पर बाद में उन्होंने वो मिल लिए थे, लेकिन साफ पता चल रहा था कि मैसेज तो दिया है। क्योंकि जब 50 का रहता ही पॉइंटेड टुवर्ड्स 1 कि आप ये देखो जर्सी नंबर में 1 हूँ अभी भी। और उसके बाद भी थोड़ा सोक इन जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा जितने लोग अपलोड कर रहे थे उन्हें वो करा उन्होंने 50 के बाद भी। और फिर तो मतलब इससे परफेक्ट क्या होगा कि उन्होंने छक्का मार के फिनिश किया मैच को फिनिश। तो मैक्सिमम वो कर सकते थे उन्होंने किया है ना केएल राहुल ने। और मतलब बहुत आसान मुकाबला था। मुझे लगता है 180 भी अगर बना पाती ना लखनऊ की टीम फिर भी हार जाती है ना। मतलब मयंक यादव को नहीं लेकर के आए, मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मयंक यादव को नहीं लेकर के आए बॉलिंग में। अगर आपके पास ऑप्शंस था तो लेकर के आना चाहिए। वो मेरे ख्याल से उनकी जो उसमें एस्ट्रेस था, कंडीशन अप्लाई था, जो उनका रिटर्न था कि वो अगर पूरे मैच फिट होंगे तभी उन्हें खिलाया जाएगा। वो मतलब मेडिकली पूरे फिट हैं तभी बीसीसीआई ने क्लियरेंस दिया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने क्लियरेंस दिया है, पर उनको तभी लेके आके जाएगा। क्या पता उनका पेस में थोड़ा अभी इशू हो, या वो नहीं रश करना चाहते, क्योंकि काफी बार रश करने पे इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। ये एक रीजन है वहाँ तो संभालने के लिए समझ रहे होंगे। फास्ट बॉलर को कौन समझेगा, आप बताओ, जहीर से बेहतर कौन समझेगा। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पंत और जहीर खान का कुछ एनिमेटेड सा चैट हो रहा है, वो उसमें क्या है, डिटेल्स हैं कुछ? डिटेल्स तो मैं अब पता नहीं, माइक्रोफोन तो नहीं था वहाँ पे, पर हाँ कुछ तो चल रहा था वहाँ पे, बात चल रही थी मेरे ख्याल से कुछ मैच के बारे में ही कर रहे होंगे कि किसको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लस मेरे ख्याल से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, उन्हें भी ना वेट करने की इतनी आदत नहीं है कि मैं 7वें नंबर पे जा रहा हूँ। मतलब पुजारा ने बोला कि आप धोनी को कॉपी मत करो, फिनिशर मत बनो। मेरे ख्याल से पंत भी वो नहीं चाहते हैं, पंत भी थोड़ा ऊपर बैटिंग करने चाहते हैं। एक टाइम पे तो उन्होंने बोला भी था कि ओपनिंग भी कर सकता हूँ मैं, और एक मैच में आए थे जिसमें मार्च नहीं थे, तो वो मेरे ख्याल से वो उनका ही मतलब अपने से ही ऐसे फ्रस्ट्रेशन था कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ और क्या हो रहा है क्या नहीं। ये मेरे को ऐसा नहीं लगा कि जहीर और पंत लड़ गए होंगे, या फिर अगर कुछ बोला भी होगा तो उसमें कुछ ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। बाकी आप अगर कुछ देख ले तो मेरे को बता दीजिएगा। नहीं, सोशल मीडिया पे तो जमशन ही ज़्यादा चलता है ना कि ये देखिए ये कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे वो तो कुछ भी है, वो तो हर बंदे को बोल देते हैं कि दिस प्लेयर इज फ्रॉड, दिस प्लेयर इज फ्रॉड, सबकी वो चलती रहती है। तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। पर जहीर खान प्लेयर भी ऐसे रहे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू, मतलब ठीक है अग्रेशन है उनके पास जो एक पेसर के पास होना चाहिए। बट एक गौतम गंभीर थे वहाँ पे, गौतम गंभीर का वो दिख जाता है। जेंटलमैन क्रिकेट के लिए ये लोग जेंटलमैन लोग थे जहीर खान अपने ज़माने में। तो आप बोल सकते हो। अब रवि बिश्नोई पे मतलब थोड़ा सा करें। रवि बिश्नोई भी कल डिसअपॉइंट किया उन्होंने। दिग्वेश ने अच्छी बॉलिंग की, मतलब कंटेन करके रखा था, एटलीस्ट विकेट नहीं ले पाए। रवि बिश्नोई आकर के उन्होंने फ्लड गेट्स ओपन कर दिए, मतलब चौके छक्के खाए जा रहे हैं। बीइंग अ सीनियर प्लेयर कैसा लगता होगा कल का एक लड़का आकर के इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और हर मैच में कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक मैच में कर रहा है। रवि बिश्नोई थोड़ा हिले हुए नजर आ रहे हैं सीजन में। बिश्नोई पूरे मेरे ख्याल से तो पूरे हिले हुए हैं अभी इस टाइम पे। वो मतलब वो अपनी लाइन नहीं देख पा रहे हैं, क्या है उनकी वो गुगली भी नहीं निकल रही है, उंगली भी अच्छे से पूरी नहीं निकल पा रही है। उन्होंने शायद चेंज किया है कि यार वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गुगली मारेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्हें ये भी बोला जाता कि ये तो गुगली बॉलर है। लेग स्पिन तो मेरे ख्याल से ये सरप्राइज करने के लिए कराते हैं। मैं भी इनको रीड कर लिया है पिछले सीजन्स में, जितने हर बार रवि बिश्नोई को करते थे, कई बार होता है ना, जैसे ये हो जाता है। जैसे राशिद खान के साथ भी हम लोगों ने कहा कि इस बार वो नहीं उतना अच्छा कर पा रहे हैं। हाँ,
एक्सपोज हो जाते हैं, थोड़ा रीड कर मतलब यू लेते कांट हैं। भी, मतलब बिश्नोई तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बट मैं किसी और प्लेयर के लिए भी ये कह सकता हूँ कि वन ट्रिक पोनी आपको नहीं होना चाहिए। सेम आपका SRH के साथ हो रहा है कि हमारी वन ट्रिक यही है, वही करेंगे। आप ये केएल राहुल से भी कर सकते हो कि केएल राहुल अटैक भी कर रहे हैं और कल जो नॉक खेली वो ऐसी LSG के लिए भी खेलते थे, वैसे भी खेलते हैं, नॉर्मली खेलते हैं। तो वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे को ऐसे ही खेलना है, लाइक जेक फ्रेजर है कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो नहीं है। गेम को रीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से खेल रहे हैं। कभी कभी 1-2 मैच में फेल हुए हैं, बाकी तो उन्होंने अच्छा रीड करा है गेम को और उसके अकॉर्डिंग खेला है। तो ये करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिश्नोई मेरे ख्याल से उनको अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक करना चाहिए था, एटलीस्ट अक्षर पटेल के सामने। आप फील्ड वैसी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैचअप्स के अकॉर्डिंग सैंडनर अगर जडेजा को बॉलिंग कर रहे थे तो वहाँ पे आप बोलोगे कि जडेजा को मारना चाहिए, बिल्कुल, बट उन्होंने जैसे फंसाया, मतलब उन्होंने आउट नहीं किया, बस आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने रन नहीं बनाने दिया जडेजा को। तो मैचअप्स इंपॉर्टेंट है, अक्षर पटेल भी ये समझते हैं, ये पंत भी समझते हैं, पर आपको मैचअप्स को कैसे अपने फेवर में करना है, क्योंकि आपको बॉल तो करानी है ना। अगर मान लो लेफ्ट हैंडर ही बैटिंग कर रहा है पूरे 20 ओवर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने मेन बॉलर को बॉलिंग ही नहीं दोगे। हालांकि ये शुभमन गिल ने करा था, लैंड में लेके आए थे, बट फॉर बिश्नोई ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो उनको फिगर आउट करना पड़ेगा, मे बी किसी से विद इन LSG उन्हें बात करनी पड़ेगी। मे बी शायद वो लो ऑन कॉन्फिडेंस ही हो, बस ऐसी कोई दिक्कत बीच में एक आधा मैच में उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए थे पुराने रवि बिश्नोई के, बट अच्छा लखनऊ का जो कैंपेन है, शुरुआत बहुत अच्छी की उन्होंने, है ना, मतलब ठीक है पहला मैच क्लोज रहा, हार गए थे दिल्ली से, बट ओवरऑल देखिए तो सही चल रहा था उनका, मतलब पूरन का बल्ला जब तक चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से 2-3 मैच से पूरन के रन नहीं आए हैं और लखनऊ का कैंपेन थोड़ा डिरेल होता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम जो है ना उनका थोड़ा लॉस्ट होता दिख रहा है। ये भी मैं मतलब इसमें भी SRH से कंपेयर करूंगा, SRH वाला हाल है जो SRH में जो ट्रैविस चल गए, 3 भी नहीं 2 ही चल पा रहे हैं, ईशान किशन भी नहीं चल रहा है, तो मतलब मैं तो पूरन से मैं तो LSG का बोल रहा था। या एग्जैक्टली, हाँ नहीं पूरन, हाँ वही बात है, पूरन नहीं चल पा रहे तो फिर इनका पूरा कैंपेन जो है वो डिरेल हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं कर रही है। और पंत का भी नहीं, पंत का फॉर्म में ना होना बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। हाँ, अक्षर पटेल फिर भी ऑलराउंडर है, किसी ना किसी तरीके से आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे। पंत बहुत मेरे ख्याल से कमी खल रही है, उनके होते हुए कमी खल रही है। शुरुआत में आप 4-5 मैच जब हो गए थे तो लग रहा था कि प्लेऑफ की कंटेंडर तो है लखनऊ, है ना, जिस तरीके से खेल रही थी, जीत रही थी, बट अब लग रहा है ना कहीं इनका जो गैस है वो थोड़ा निकल गया है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, केएल राहुल जब कैप्टन थे एकदम से ही तो प्रॉब्लम आई इनकी, वो SRH की अगेंस्ट डिफीट वो बहुत भारी पड़ी उनको, नेट रन रेट तो खत्म हो गया, नेगेटिव में चला गया। तो ये फिर से उनके लिए प्रॉब्लम है। अभी जो MI आ रही है और शायद एक और टीम कोई आ जाए, मान लो टॉप बॉटम में से, पंजाब एक है, नहीं मतलब अभी तो जो 5 है वही ज्यादा आपको सही लग रही हैं, बट अगर बीच में से कोई आ जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेट रन रेट वगैरह बहुत मैटर करेगा, तो उनको बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा अब जो भी खेलना है। मैच रिपोर्ट सुन लेते हैं। निखिल नाज ने ऋषभ पंत की कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग प्लान वगैरह को लेकर के एक बढ़िया मैच रिपोर्ट तैयार कर ली है, सुनते हैं। मुकाबला तो वैसे था लखनऊ और दिल्ली के बीच, लेकिन सबकी निगाहें थी एक और मुकाबले पर, और वो मुकाबला था ऐसे 2 खिलाड़ियों के बीच जो अपने पुरानी फ्रेंचाइज के खिलाफ खेलने वाले थे। ऋषभ पंत कई साल तक दिल्ली के कप्तान रहे, अब लखनऊ के कप्तान हैं, मेज़बानी कर रहे थे केएल राहुल की, जो कई साल तक लखनऊ के कप्तान थे और अब दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों में से एक आज बहुत ही खुश होगा, दूसरा शायद सर पकड़ कर बैठा होगा और सोच रहा होगा कि आखिर मैं क्या सोच रहा था, मैंने ऐसे क्यों निर्णय लिए इस मुकाबले में जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको हार का सामना करना पड़ा। खुश कौन होगा, जाहिर सी बात है वो होंगे केएल राहुल। कुछ समय पहले उन्होंने जब बेंगलोर में मैच विनिंग पारी खेली थी तो उन्होंने कहा था ये ग्राउंड मेरा है। लगता है आज भी वो ये कह सकते थे, हालांकि उन्होंने कहा नहीं, आज भी कह सकते थे ये ग्राउंड मेरा है, क्योंकि एकाना स्टेडियम में ही उन्होंने कप्तानी की थी 3 साल लखनऊ की टीम से, और ऐसा लगा कि इस मैदान की हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, क्योंकि उसी अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, जैसे पिच से वो वाकिफ़ थे, ग्राउंड की कंडीशन से वो वाकिफ़ थे। उनका जो अर्धशतक है उसने
जो दिल्ली की टीम है उसकी नैया को पार लगाया और जीत तक ले गए। 12 अंकों के साथ अब वो अंक तालिका में सबसे ऊपर बैठे हैं। केएल राहुल के लिए सीज़न बड़ा अच्छा रहा है, लगातार तीसरा उनका अर्धशतक है। उनकी जो सेलिब्रेशंस थी, देखिए आज थोड़ा ग्रज मैच तो था, कहीं ना कहीं तो वो टीस होगी ना, जिस तरह से लखनऊ की टीम ने उनको दरकिनार कर दिया था, उनको छोड़ दिया था उनके खिलाफ जीत दर्ज करने में। तो बावजूद इसके जब अर्धशतक पे पहुंचे, कुछ ज़्यादा शोशागिरी नहीं की उन्होंने। जो उनका सेलिब्रेशन थी बड़ी दबी दबी सी थी, बस उन्होंने अपने जर्सी के पीछे पॉइंट किया, सिर्फ अपने नाम को दिखाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जीत के बाद भी ज़्यादा उछल कूद करते हुए नज़र नहीं आए, आराम से गए, बाकी खिलाड़ियों से मिले। हाँ, दिलचस्प बात ये थी कि लखनऊ के जो ओनर थे संजीव गोयनका, वो भी आए और उन्होंने उनके साथ हाथ भी मिलाए। सबको पुरानी तस्वीरें याद आ गई, जो आखिरी मैच लखनऊ का हुआ था, तब थोड़े गंभीर चर्चा करते हुए दोनों नज़र आए थे। लेकिन यहाँ दाद दूंगा लखनऊ के ओनर की कि उन्होंने एक कदम उठाया, नीचे गए और मुबारकबाद दी केएल राहुल को कि भाई आप बहुत अच्छा खेले, आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी एक बड़ा अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से देखने को मिला। लेकिन केएल राहुल तब थोड़ी जल्दी में नज़र आ रहे थे, हाथ उन्होंने मिलाया, शायद बाकियों से भी उस वक्त मिलना होगा या फिर ज़्यादा उस वक्त वो ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते थे, वो आगे निकल गए। तो ये तो बात हुई केएल राहुल की, उनका प्रदर्शन जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, वो है ऋषभ पंत। उनके लिए शायद इससे, उनका बल्ला तो वैसे ही आईपीएल में नहीं चल रहा था, लेकिन उनके लिए शायद इससे ख़राब दिन इस आईपीएल में तो नहीं आया। और उसके पीछे कारण था उनके खुद का बैटिंग ऑर्डर। नंबर 7 पर आज वो बल्लेबाजी करने आए। क्या थी उसके पीछे की सोच, कोई नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 17वें ओवर में आपको मौका मिल रहा होता बैटिंग करने के लिए, आपके ऊपर के बैटर या ओपनर ही खेल रहे होते हैं 17वें ओवर तक, तो समझ भी आता है कि भाई आप अभी क्यों आएंगे, क्योंकि आखिरी 3 ओवर है, आप भेज दें उन बल्लेबाजों को जो पिंच हिटर होते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं, तब समझ आता है। पर यहाँ तो पूरन की विकेट आपकी 11वें 12वें ओवर में ख़त्म हो गई थी। सही मौका था ऋषभ पंत के लिए आने के लिए। जो मैच सिचुएशन थी वो भी बिल्कुल ऋषभ पंत के लिए बनी हुई थी, वहाँ पे उनको आना चाहिए था नंबर 4 पर, और लेफ्ट हैंडर भी आउट हुए थे पूरन, फिर भी ऋषभ पंत नहीं आते। दूसरी बात, आप अब्दुल समाद को या आयुष बडोनी को, मैं तो कहूँगा डेविड मिलर जो पिछले कई सीजन से आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे कोई कमजोर बल्लेबाज तो नहीं है ना ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर आप हिटर के तौर पे देखोगे कौन बेहतर बल्लेबाज है, तो जो मैंने आपके नाम लिए 3 बल्लेबाज, उनसे तो बेहतर ही बल्लेबाज है ऋषभ पंत। तो किसको जाना चाहिए था? ऋषभ पंत को। दूसरी तरफ से निजी जो उनका इस वक्त स्थिति है उनके फॉर्म को लेकर या भारतीय टीम को लेकर, आप उस नज़रिए से भी देखें तो भी ऋषभ पंत का जाना ही बनता था। अगर आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो रन कैसे आएंगे? आप जाके खेलेंगे ना किसी मैच में, तभी तो रन आएंगे। आप अपने आप को नीचे पुश करते जाएंगे तब रन थोड़ी ना आएंगे। वैसे ही आप T20 रेस में भारतीय टीम से बाहर होते जा रहे हैं। यहाँ तो ऋषभ पंत को सामने खड़े होकर आना चाहिए था नंबर 7 पे। तीसरी चीज़ जो चौंका देती है इसी निर्णय को लेते हुए, वो ये कि आपने आज आयुष बडोनी को इंपैक्ट सब बनाया था। हालांकि आप बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बल्लेबाज कम के साथ खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे, क्योंकि बल्लेबाजों का इस्तेमाल नहीं होता कई बार, तो आप चाहते हैं एक एक्स्ट्रा गेंदबाज आपको मिल जाएगा। तो इंपैक्ट सब आप एक और गेंदबाज लाएंगे सेकंड बॉलिंग करते हुए, तो 6 आउट एंड आउट गेंदबाज होंगे। ये सोच ठीक है, कई टीमें करती हैं, जीटी ने भी किया है इस बार, वो सोच ठीक है। लेकिन जब आप ये सोच रखते हैं तो फिर आप इंपैक्ट सबको भी अपने से पहले ले आते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक तो आपने ऋषभ पंत खुद अंडर यूटिलाइज हुए एज अ बैटर, इंपैक्ट सब भी आ गया। अब आपके पास मौका था एक छठा गेंदबाज लाना, मयंक यादव को आप ला सकते थे, क्या पता वो आज 4 विकेटें निकाल देते मुकेश की तरह, आप वो भी नहीं ला पाए। तो आप किसी भी नजरिए से इस चीज को देखें तो ये हैरान कर देने वाला निर्णय था ऋषभ पंत का, और यही शायद एक नतीजा। देखिए गेम भी वहाँ से पलटी। आज सलामी जो जोड़ी थी उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, 87 फॉर नो लॉस थे आप, वहाँ से आप 159 मनाते हैं क्योंकि आपकी विकेटें गई और ऋषभ पंत नहीं आते बैटिंग करने, 7 पर आते हैं, सिर्फ 2 गेंदें रह जाती हैं तब आते हैं। क्या थी इसके पीछे की सोच, बिल्कुल समझ के परे थी, और उसी का नतीजा है कि लखनऊ हार गया। अब आप कंपैरिजन करें, दूसरी तरफ एक कप्तान है, यहाँ ऋषभ पंत कप्तान है, 7 पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कप्तान है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जिनका नाम है अक्षर पटेल, वो आ रहे हैं नंबर 4 पर, और ऐसी उन्होंने आज पारी खेली कि अपनी टीम की नैया पार लगा दी, टीम को जिता दिया, जबकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आप जब दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो यहाँ फ़र्क साफ हो जाता है कि क्यों आज दिल्ली की टीम जीती और लखनऊ क्यों हारी। और शायद यही आपको दर्शाता है क्यों दिल्ली 12 अंकों के साथ जीटी के साथ टॉप पर बैठी हुई है, लखनऊ का अब डामाडोल है। अब मुंबई भी लगभग उनके करीब आ ही गया, सिर्फ 2 अंक पीछे है, लेकिन एक मैच कम भी खेला है।
तो अब मुश्किलें जो हैं लखनऊ की टीम के लिए बढ़ने वाली हैं। क्या वो क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ के लिए? देखिए दिल्ली तो आप मान के चलिए कर चुकी है क्वालिफाई, उनको सिर्फ 2 और मुकाबले जीतने, 6 बचे, वो कर लेंगे। अब उनको सोचना टॉप 2 में कैसे फिनिश होना है। लखनऊ की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता है अब इस स्थिति से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। रेस बड़ी टाइट होती जा रही है। एक ही तरीका है उनके लिए क्वालिफाई करना, अगर निकोलस पूरन वापस अपने फॉर्म में आ जाए। पिछले कुछ मैचेस में उनका बल्ला नहीं चल रहा, उसी का नतीजा है लखनऊ का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। निकोलस पूरन अपने पुराने अंदाज में आए, जो अंदाज उन्होंने शुरुआती टूर्नामेंट में दिखाया था, वो आके रन बना जाए, उस रफ्तार से रन बना जाए, तो फिर लखनऊ की टीम सोच सकती है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये थी मैच रिपोर्ट लखनऊ बनाम दिल्ली मुकाबले की। थैंक यू निखिल सर। तो मुंबई की इन्होंने बात की कि जिस तरीके से मुंबई का कैंपेन चल रहा है, आज मैच भी मुंबई का है, हैदराबाद में मैच है, और पिछला मुकाबला जब वानखेड़े में हुआ था तो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि 400 रन तो कम से कम लगेंगे दोनों पारियों को मिला करके। बात तो ये भी थी, आपको याद होगा इस टूर्नामेंट के शुरुआत से पहले पैट कमिंस जो एक बार फैंस के लिए वो कर रहे थे, इवेंट था सनराइजर्स, उसमें उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई थी, मतलब 300 पार वाली बात। शुरुआत भी उनका वैसा ही कुछ रहा था, 286 पहले ही मैच में उन्होंने राजस्थान के खिलाफ लगा दिए थे। बट हमने देखा फिर क्या हुआ, हैदराबाद का हश्र। बीच में इस तरह की खबरें सरप्राइज भी करती है। हाँ, एक मैच और अभिषेक शर्मा ने पंजाब के खिलाफ जो 246 चेज कर दिया था, बट वानखेड़े में वैसी पिच मिली नहीं, बहुत स्लगिश पिच वहाँ उनको दे दी गई। अब हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में तो वानखेड़े जैसा सीन नहीं होना चाहिए। एक ही मतलब मेरे ख्याल से प्लान ए है, बी कुछ है ही नहीं उनके पास, जो है वही है। जो है चेंज वही कुछ है। हो नहीं पा रहा है, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में आ ही नहीं पा रही है लगातार इतना मैचेस के बाद भी। पहले ये बता दूं कि MISRH मैच में 1 मिनट का साइलेंस होगा, कंसिडरिंग पहलगाम के जो अभी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और ब्लैक आर्मबैंड्स पहनेंगे, कोई चीयर लीडर्स नहीं होंगे, कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे उस मैच में। और बाकी मैच पे आते हुए यही है कि उन्होंने भी मेरे ख्याल से ऑक्शन में एक बहुत बड़ी गलती करी थी। उन्होंने ये गलती करी थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्पिनर नहीं लिया अपनी टीम में। स्पिनर या और इनफॉर्म स्पिनर बहुत ज़्यादा नहीं लिया। जीशान अंसारी पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, अचानक से उनके कन्नों पर भार आ गया लिए। है। हाँ, उसके बाद फिर आप ये देखो उनको सपोर्ट के लिए है नहीं। पिछले 3 मैचों में वो विकेटलेस है। आप उसे पुअर फील्डिंग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आपके पास विकेट नहीं है बिल्कुल वहाँ पे। राहुल चहर को आप पिछले मैच में लेके आते हैं, 1 ओवर देते हैं मैचअप्स के अकॉर्डिंग, उसमें वो 9 रन खाते हैं। तो मेरे ख्याल से स्पिन उनका बहुत ज़्यादा बहुत वीक है। उनको कोई स्पिनर चाहिए था अपनी टीम में। बीच में कमिंडो मेंडेस को भी लेके आए थे, लेफ्ट आर्म राइट आर्म एम्बी डेक्स्ट्रस है, वो दोनों हाथ से कराते हैं, वो भी उनका कुछ चल नहीं पाया। अब जाके ईशान मलिंगा को पेसर लेके आए हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से रिटेन करेंगे अपनी प्लेस, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि टॉप ऑर्डर बिखर जाता है तो फिर कुछ है ही नहीं। क्लासन वो क्लासन मेरे ख्याल से वो नजर नहीं आ रहे। मैं तो कह रहा हूं नीतीश कुमार रेड्डी का भी फॉर्म ना पिछले सीजन में अच्छा, मतलब उन्होंने 2-3 अच्छे नॉक्स खेले थे वहां पे। बॉलिंग से भी इस बार पता नहीं बॉलिंग तो उनसे करा ही नहीं रहे हैं। बॉलिंग तो पता नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं, और बैटिंग में भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जो बॉर्डर गावस्कर में उनका डेब्यू करवा दिया गया, वो खुद को टेस्ट बल्लेबाज समझने लग गए हैं, उस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। एक्चुअली पूरी टीम के साथ ही हो रहा है। क्लासन का नहीं समझ, नीतीश रेड्डी का नहीं समझ, ईशान किशन का नहीं समझ में आ रहा, सारे के सारे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। पूरा दारोमदार जो है वही 2 जो ट्रेविस हेड पे ही, और वो भी पावर प्ले में बहुत ज़्यादा। पिछले मैच में तो देखा काफ़ी लो स्कोरिंग ने बहुत धीरे आपने स्कोर किया था, और जब आप धीरे स्कोर करते हो फिर वही मुंबई के खिलाफ मैच में वानखेड़े में लगभग 100 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद फिर वो मिडिल ऑर्डर पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और वैसे भी आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो फॉर्म में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो है। और कैप्टन मेरे ख्याल से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, बॉलिंग में भी आप देखो कि आप बेकार बॉलिंग एवरेज है आपका, और बैटिंग में आप नीचे आके कितना ही कर लोगे। आप एक नॉक खेल लोगे, 2 नॉक खेल लोगे, उससे आप प्लेऑफ्स में तो अपनी जगह नहीं बना लोगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अभी भी। और नीचे अभिनव मनोहर को उन्होंने ट्राई किया है, नहीं चले 3 मैचों में। मतलब वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन था, बट नहीं चले तो नहीं चले 3। तो इनके पास हैं, बैकअप में भी हैं। फॉर एग्जांपल सचिन बेबी है, और एक रविचंद्रन स्मरण को अभी लिया है जैम्पा की जगह पे। तो उनके पास ऑप्शंस हैं, बट वही बात है कि जैसे CSK वाली बात हो गई कि आप ट्राई तो कर लो, पर आप कितना जीतोगे।
तो आपको जीतना है। आप वन ट्रिक पोनी अगर बन गए हो तो आपको वो चाहिए, उनसे तो चाहिए वो 3 या 4 जो आपको चाहिए, उनसे परफॉर्मेंस आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं आएगी तो फिर ये इधर ही 7, 8, 9, 10 इधर ही रहेंगे। बट जैसा बॉलिंग का अटैक है उनका, मुंबई इंडियंस के पास बुमराह भी हैं, है ना, ट्रेंट बोल्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या खुद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और हैदराबाद की पिच चाहे कितनी भी रनों से भरपूर क्यों ना हो, चैलेंज तो होगा, टफ तो होगा, कि ऐसा नहीं कि आप आओगे और लप्पे भांजोगे, बल्ले घुमाओगे, रन लगेंगे आपको। पिछले मैच में बोल्ट ने थोड़ी मार खाई है, पर उनका मैचअप ना आप ये देखो ट्रेविस हेड के अगेंस्ट अच्छा होगा। वो स्टार्क वाला वो ट्राई कर सकते हो आराम से, वो अवे स्विंगिंग यॉर्कर उनकी बहुत अच्छी चल सकती है उनके अगेंस्ट। सिमिलरली अगर अभिषेक शर्मा को आप बिल्कुल आगे करके थोड़ा परेशान कर सकते हो तो उनके पास मैचअप बहुत अच्छे हैं। प्लस अगर करण शर्मा फिट हो गए तो वो अश्विनी कुमार से चेंज कर सकते हैं, उसको इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं। अभी इस टाइम पे जो मोमेंटम आया है मुंबई इंडियंस के पास, तो उनके पास सारे बेसेस ऑलमोस्ट थोड़े कवर्ड हैं। रोहित शर्मा मिसिंग पीस थे, वो भी सॉल्व हो चुकी है उनकी। सूर्या भी, सूर्य कर रहे हैं परफॉर्म उनके लिए लगातार। तिलक है उनके पास, हार्दिक पांड्या, ऐसा नहीं है कि उनकी कहीं पे भी इंटेंट में कमी है। नमन धीर के कैमियो जाए हैं थोड़े, तो मैं वो वहाँ पे MI बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, अनटिल अनलेस SRH ऐसा करे जो वो ही कर सकती है। तो मैं तो MI को पूरा चेंजेस बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं लगता कि मुंबई करने वाली है। जिस टीम के साथ ये विश्वास करे, आपने करण शर्मा को बोला, हाँ मे बी वो अगर वो फिट हो गए, उनके कुछ स्टिचेस आए थे हाथ में, और SRH के अगेंस्ट ही इंजरी हुई थी, वो बिना बॉलिंग कराए चले गए थे। तो वो एक रिमार्केबल कमबैक है मुंबई इंडियंस का इस सीजन में। वो कमबैक ही करते हैं, स्टार्ट तो कभी अच्छा बहुत रेयरली होता है। नहीं होता है, रेयरली क्या होता ही वो नहीं। यही पहला है मैच कि तो हारते ही हर बार कि पहला मैच हारे कम से कम, वहाँ भूमि पूजन हो गया। अब होगा जो होगा, अब बनेगी बिल्डिंग प्लेऑफ्स की। यस ट्रू। बट इसके लिए देखा जाना चाहिए, हार्दिक पांड्या का भी रोल बहुत क्रूशियल है। जैसा अपन बात कर रहे थे कि एक यूनिट के तौर पर मुंबई की टीम नहीं लग रही थी, है ना, बिखरी सी। हार्दिक अकेले खड़े थे वहाँ, एक मैच में 5 विकेट ले लिया, एक मैच में वो पारी खेल दिया करके ताबड़तोड़ 14-15 बॉल में 42। यस, तो मतलब लेकिन हार्दिक एटलीस्ट दिखा रहे थे। उसके बाद एक होता है ना कि आप कॉन्फिडेंस देते हो बाकी प्लेयर्स को भी, थोड़ी सी उनको भी लगती है यार ये कैप्टन अकेला इतना कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। तो रैली किया है टीम ने, फाइनली हार्दिक के पीछे ऐसा लग रहा है कि टीम खड़ी है। और अब रोहित शर्मा जैसा आप कह रहे थे, उनके भी रन आ गए हैं, हैदराबाद की पिच भी रनों से भरपूर है, लेकिन पैट कमिंस और मोहम्मद शमी परेशान करते रहे रोहित शर्मा। बट फॉर्म में नहीं है ना मोहम्मद शमी का एवरेज 50 के ऊपर का है अभी, तो आप सोच लो पैट कमिंस का भी 30 के ऊपर का है। तो आपके बॉलर्स ही बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं, और सामने वाले टीम में सारे के सारे फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर उसको कैसे आप कर पाओगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर मतलब आप मुंबई इंडियंस के डगआउट में बैठे हो, आपको बताना है कि देखो आज मैच है, या फिर SRH मान लीजिए, SRH के डगआउट में आज मैच है मुंबई के खिलाफ, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये है, बोल्ट को स्टार्टिंग में आप लेके आओ, बोल्ट को लेके आओ, और वो भी हेड के अगेंस्ट, और एक साइड से आप फर्स्ट चेंज पे बुमराह ले आओ, चहर तो कराते ही हैं उनके लिए बॉलिंग। वहाँ पे बोल्ट से एक्सपेक्ट करो कि भाई ये प्लान है, आपको ये करानी है, आपको रन पड़े कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, और वो प्लान मेरे ख्याल से बहुत आसानी से वर्क भी कर सकता है। अनटिल अनलेस अभिषेक का यहाँ पे बहुत रोल क्रूशियल है। अगर उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर दिया ना, तब हेड थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस सीजन में उल्टा है, इस सीजन में अभिषेक पे थोड़े डिपेंडेंट है ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से तो यही है उनकी सिंपल जो फिलॉसफी है, वो आराम से चल जाएगी। मिडिल ओवर्स में आप फिर कैपिटलाइज कर लोगे, फील्ड खोल लोगे, मैचअप्स अपने देख लोगे। भाई यहाँ पे आपको SRH को ना वही ब्रूट जो फोर्स है वही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा मुश्किल है। पिच के कंडीशंस कैसे हैं आज के मैच में। रेड सॉइल है ना, मैंने पढ़ा था रेड सॉइल पिच पे हो रहा है, रन्स बहुत भरपूर है। मैं बस ये मैंने देखा है कि रन्स बहुत हैं, और हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। मतलब जो है ना 300 प्लस की बात कही जा रही है, मे बी माइट भी, बट मुझे लगता है कि एग्जेजरेट कर रहे हैं। बुमराह है सामने यार, 4 ओवर तो वैसे उनका निकालो, चीट कोड है वो तो बंदा मतलब 16 ओवर में आप समझ लो, मतलब बुमराह कितना पिटेंगे, 30-35 4 ओवर में। मतलब नॉर्मली तो यही होता है ना, आउट ऑफ अ ब्लू मून, एक कह रहे वंस इन अ ब्लू मून वो 40 रन, उनका तो नॉर्मल है। तो बाकी के 16 ओवर में आप कितने 270 बना लोगे,
बहुत मुश्किल है। नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो अगर खुद से अगर पूछ रहे होंगे वो, तो अभी यही सोच रहे होंगे यार 200 तो बनाए पहले, हाँ, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, नहीं, ऑन एनी गुड डे अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड अगर चलते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। 246 जिस दिन चेज किया था तो उस दिन अगर बैटिंग पिच है जैसा हम लोग आप बोल रहे हो कि रेड सॉइल पे होगा, बैटिंग अच्छी होने वाली है वहाँ पे, तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था पंजाब के अगेंस्ट वैसा क्यों नहीं रिपीट कर सकते। बट एक डिलेमा भी होगा ना SRH के पास कि टॉस जीते अगर पहले बैटिंग करें कि बॉलिंग करें, क्योंकि राजस्थान के खिलाफ उन्होंने पहले 286 ठोक दिए थे तो वहाँ जीत गए। पंजाब के खिलाफ उन्होंने चेज कर लिया। मुंबई के खिलाफ क्या लगता है उनकी स्ट्रेटेजी क्या, अगर टॉस जीतते हैं इनकेस तो क्या होनी चाहिए? बिना प्रेशर मेरे हिसाब से तो Runs on बैटिंग ही the लेना board. चाहिए, रन्स ऑन बोर्ड, यस। अच्छे इतने अच्छे अटैक जैसा आप बोल रहे हो, उधर बुमराह है, पांड्या है, ट्रेंट बोल्ट है, तो उसके अगेंस्ट आप चेज करना तो नहीं चाहोगे, है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो अगर टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करना चाहिए। भाई ये SRH यही कर रहा है, यू लिव बाय द शॉट, यू डाई बाय द शॉट, बट आजकल ना थोड़ा डाई बाय द शॉट ज़्यादा हो रहा है, लिव नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो यही मेरे ख्याल से हमने जो बहुत लेंथ पे डिस्कस कर लिया है, वही SRH की स्ट्रैटेजी है। अगर वो चलती है तो ठीक है, वरना भाई आराम से बैठो। ईशान किशन के लिए भी इंटरेस्टिंग है मैच, मुंबई इंडियंस के साथ है, वानखेड़े में चले नहीं थे, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि शायद चले, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं सब अपने पुराने फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं, कल भी KL राहुल ने किया था। तो ईशान किशन के पास भी एक मौका है प्रूव करने का, पता नहीं शायद उन्हीं से थोड़ा इंस्पिरेशन कैपिटलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो देखना होगा। अब तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी वापस आ गए हैं तो थोड़ा सा मतलब राहत की सांस राहत की सांस ली होगी। ठीक है, प्रेडिक्शन अगेंस्ट ऑल ऑड्स तो मैं आज नहीं जाऊंगा शायद, मेरे ख्याल से। अरे आप कल तो मैं था नहीं ना, कल तो आपसे बाद में कल बिल्कुल सही था यहाँ कल नहीं कल एक्चुअली मुझे मिलना था आप लोगों से। अच्छा, परसों कल तो मैं थोड़ा वो हो गया, अदरवाइज कल तो मैं पूछना था कि गुरबाज भी खेल लिए के यार फिर भी नहीं, ये गलती हो गई ना कि गुरबाज ले आए लेकिन मोइन अली आप वाले भी ले आए ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, कितने दिन से आप लोग कह रहे थे गुरबाज को आना चाहिए, गुरबाज और आया गुरबाज ऐसे। ठीक है, अभी तो पहला ही मैच हुआ है। हाँ, उनका तो यार वो 9 बैटर लेके भी अगर आप वनडे वाली 9 खेलोगे, हाँ, तो फिर कहाँ से चलेगा? वही है। तो उसमें मेरी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, प्लीज़ मेरी एक ही गलत हुई है अभी तक, मुझे माफ़ करें। 4-1 का चल रहा है, 80% है, 80% मार्क्स आते थे तो घर वाले खुश होते थे, तो आप ठीक है, थोड़े खुश हो जाइए। आज कितना मतलब मेरे ख्याल से MI, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मोमेंटम पे खेल जाए। रन्स बने हैं शायद SRH के, पर MI खेल जाएगी। हाँ, मेरे हिसाब से आज थोड़ा करो मरो वाली स्थिति है SRH के लिए। तो SRH आज पूरी कोशिश करेगा। तो अब मेरा तो केशव जी SRH मेरा वही आपने पहले ही बोल दिया, मैं भी वही सोच के आया था कि मोमेंटम मुंबई के साथ है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए हैदराबाद, मतलब क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना, मतलब ये एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट की न्यूजीलैंड टीम है वो, अनप्रेडिक्टेबल। कभी तो पाकिस्तान है IPL की पाकिस्तान है, SRH की टीम कुछ भी कर सकती है। तो अगर इन दैट केस तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मुझे लगता है कि मुंबई को जीतना चाहिए। मुंबई वेल प्रिपेयर्ड है, अच्छे फॉर्म में है, क्लिक बढ़िया करी कि यूनिट के तौर पर अच्छा खेल रही है, तो मुझे लगता है कि मुंबई के चांसेस ज़्यादा हैं आज के मैच में। चलिए 2 मुंबई 1 SRH देखते हैं। बट मुझे खुशी होगी अगर SRH जीतती है तो। अच्छा, खुशी, हाँ ठीक है, एक्साइटिंग टीम है ना, मतलब T20 का जो माहौल उन्होंने टेम्पलेट बनाया है, तो उसके लिए तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए ना, मिलना चाहिए। अभिषेक अगर मारे तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी प्रेडिक्शन भी खराब। अभिषेक इवन फॉर दैट मैटर ईशान भी अगर खेलें, नीतीश रेड्डी भी अगर रन बनाए तो मुझे खुशी होगी। और आज सब रन बनाएगा, आज क्लासन भी बनाएंगे, आज ईशान भी बनाएंगे। अच्छा, SRH आपने पिक कर लिया, देखते हैं फिर, कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन तो हमने कर लिया। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने जा रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी बातचीत कैसी लग रही है, हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं। लाइक करिए हमारे वीडियो को, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज तक रेडियो के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सिर्फ ऑडियो में आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर आप अपने फीडबैक, रिएक्शंस, सवाल जो भी भेजना हो भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।